संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन के बारे में अर्थात भूमिका के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबू राम सक्सेना की पुस्तक है, उससे टीजीटी, पीजीटी और एलटी से संबंधित जो भी उसमें प्रश्न आते हैं इस परीक्षाओं में, उसके बिंदुवार प्रश्नों और उसके उत्तरों का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इसके पहले वाले 7वां वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, वहाँ जा कर के वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके प्राकथन अर्थात भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बिंदुवार हम लोग अध्ययन करेंगे। यह है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का हम लोग आज बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर के ये भेद किसके आधार पर हैं। ठीक है, किसके आधार पर हैं? तो आप जानते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो ये 3 हैं। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, दूसरा है, उच्चारण के अनुसार स्वरों के 3 भेदों के नाम बताइए। तो स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। 4 विकल्प देता है ना प्रश्न, कोई प्रश्न जब बनाता है तो उसमें 4 विकल्प देता है। तो हो सकता है या तीनों विकल्प दे दे, एक और विकल्प दे दे, तो जो चौथा नहीं रहेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुनासिक और अननुनासिक किसके भेद हैं? अनुनासिक और अननुनासिक किसके भेद हैं? ये स्वरों के भेद हैं। किसके भेद हैं? ये स्वरों के भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या व्यंजनों के अनुनासिक और अननुनासिक भेद होते हैं? तो आप जानते हैं व्यंजनों के अनुनासिक और अननुनासिक भेद नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं। फिर है आ, ए, ऐ, ये स्वर किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये आप जानते हैं अनुनासिक स्वर हैं। क्या हैं? अनुनासिक स्वर हैं। नेक्स्ट है, छोटा आ, बड़ा आ, ए, ऐ, ये स्वर किस प्रकार के स्वर विभाजन के भेद हैं? तो ये अनुनासिक, क्या हैं? अनुनासिक स्वर हैं। ठीक है, ये सब अनुनासिक स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कै से लेकर मैं तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो कै से लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कादयो, मावसाना, स्पर्शा। ठीक है, पूछ रहा है दूसरा, स्पर्श व्यंजन का कितने वर्गों में विभाजन है? स्पर्श व्यंजन का कितने वर्गों में विभाजन है? तो 5 वर्गों में। ठीक है, 5 वर्गों में। ठीक है, विभाजन इसका किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। कितना है? 25। यहाँ दिया, ऊपर वाले यहाँ दिया है इसमें कि स्पर्श व्यंजन का कितने वर्गों में। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्गों में 5-5 अक्षर हैं, वर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, अर्थात अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में, वहीं हम इसके पहले बता चुके हैं, 5 व्यंजन हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन। ठीक है, फिर यहाँ पूछ लिया, कादयो मावसाना को क्या कहा जाता है? तो आप एक वाक्य पढ़े होंगे, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। ठीक है,
स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ठीक है। नेक्स्ट है य व र और लय को क्या कहा जाता है? तो य व र लय को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन की कुल कितनी संख्या है? तो अंतस्थ व्यंजन की कुल चार की संख्या है। कुल व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? य व र और लय। ठीक है। यह भी पूछ सकता है इस तरह से कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रश्न बनाएगा जब एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो य व र ये दे दे करके कोई क दे देगा, तो क अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है। या कोई भी अक्षर दे सकता है चौथे विकल्प के रूप में। नेक्स्ट है स्वर और व्यंजन के बीच के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण अंतस्थ कहलाता है। अंतस्थ वर्ण कहलाता है। ठीक है। स और है को क्या कहा जाता है? तो इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म वर्ण कहा जाता है स और है को। ठीक है। दंती स, मूर्धन्य स और ये सा सलीफा वाला। ठीक है। तो ये इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? ऊष्म व्यंजन वही मैंने बताया ना, स और हा। ठीक है। यही ऊष्म व्यंजन है। 4 अगर पूछ ले, वो यहाँ पूछ भी लिया है, ऊष्म व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? तो ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। कितनी है? ये 4 है। ठीक है। फिर है विसर्ग हमेशा किसके साथ लगते हैं? तो विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ लगते हैं, व्यंजन के साथ नहीं लगते हैं। ठीक है। विसर्ग हमेशा किसके साथ लगते हैं? स्वरों के साथ। ठीक है। फिर पूछ लिया यहाँ जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वह कहलाता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उनको महाप्राण कहलाता है, वो कहा जाता है। लेकिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। महाप्राण व्यंजनों को बताइए कितने हैं? तो महाप्राण जो होते हैं वर्ग 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, ये द्वितीय और चतुर्थ क्या है? वर्ण हैं, अक्षर हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। तो वही प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं। ठीक है। स और है, ये सब। ठीक है। दूसरा और चौथा हो गया। ठीक है। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? दूसरा, चौथा और स और है। महाप्राण में कितने व्यंजन आते हैं? तो महाप्राण में 14 व्यंजन आते हैं। कितने आते हैं? 14 व्यंजन आते हैं। ठीक है। कैसे? क्योंकि वर्गीय व्यंजन का अर्थात ये 2 × 5 मैंने किया है ना, तो 2 मतलब दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये 2 वर्ण हो गए। तो 5 वर्गों में 2 वर्ण अगर आएगा तो यहाँ 10 वर्ण होगा। ठीक है। और सल प्रत्याहार का जो वर्ण है स और है। ठीक है। ये 4, तो कुल 14 नहीं हुए? तो महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं? 14 वर्ण आते हैं। अल्प प्राण में कितने आते हैं? 19 वर्ण आते हैं। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और ऊष्म वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है। आगे आएगा प्रश्न। नेक्स्ट है आ विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आप लोग अगर उच्चारण स्थान कितने हैं अब पूछ लेगा पहले, उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? तो उच्चारण स्थान की संख्या 8 होती है। ठीक है। कौन कौन? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, ताल, यही सब क्या है? ये 8 हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है आ विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कैसे? पढ़े होंगे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। ठीक है। नेक्स्ट है कै वर्ग
है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अगर आप अकुह विसर्जनीय नाम पढ़े हैं तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। कैसे? ऐसे अकुह, ऐसे ऐ वर्ण, और कु से कै वर्ग, और है से है, और विसर्जनीय नाम विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ई, बड़ी ई, य और स का उच्चारण स्थान है। तो आप पढ़े होंगे ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ताल हो जाएगी। ठीक है। और मूर्धा का क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है। री तय वर्ग और र और मूर्धन निस्सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है। और ऋतु लसा नाम दंता, उपपद माननीय नाम ओष्ठौ। ठीक है। यम गणना नाम नासिका च, एदैतौ कंठ तालु, ओदैतौ कंठोष्ठम। ठीक है। वकारस दंतोष्ठम, जिह्वा मूली जिह्वा मूलम। ठीक है। नासिका अनुस्वारस। ठीक है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण आता है, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रयत्न कितने हैं? तो प्रयत्न आप 2 मारिएगा, 2 लगाइएगा। ठीक है। कौन कौन? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? अस्पृष्ट है, ईसट अस्पृष्ट है, ईसत विवृत है, विवृत और संवृत, यही 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्प प्राण में कौन कौन वर्ण आते हैं? अल्प प्राण जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है, मैं पहले बता चुका हूं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। तो वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और यण प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? 19 हैं। ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां और यण प्रत्याहार का वर्ण। ठीक है। तो 3, तो 5 वर्ग हैं, 5 या 15 हो गया, और 4 19 हो गया, 4। ठीक है। अल्प प्राण कितने हैं? 19। महाप्राण कितने हैं? 14। ठीक है। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम आवश्यकता होती है वह कहलाती है क्या? अल्प प्राण। यहाँ आ गया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु की संख्या कम लगती है, आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है प्राणवायु की, वह अल्प प्राण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है यदि अनुस्वार पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो किसके समान उच्चारण होगा? तो यह पंचम अक्षर सा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा की गंगा, इस स्थिति में अनुस्वार जो ङ है किसके आधार पर हुआ है? तो यह पंचम अक्षर के आधार पर हुआ है। ठीक है। अल्प प्राण यहाँ दिया है, अल्प प्राण और महाप्राण ये किसके भेद माने जाते हैं? तो ये अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के भेद माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप लोग, और पूछता है निपात कितने हैं? तो निपात आपके 3 हैं। कौन कौन? उपमानार्थक, उपमार्थक, पाठ्य पूर्णार्थक और कर्मोपसंग्रहार्थक। ठीक है। पद कितने हैं? 4, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है। ये आपको देखना चाहिए था। ठीक है, देखना चाहिए। ठीक है। वर्गों के वर्णों के भेद भी पूछ सकता, अक्षरों के भेद भी पूछ सकता है आपसे परीक्षाओं में। री के कितने भेद हैं? री के कितने भेद हैं? तो री के 18 भेद हैं, लृ के 12 भेद हैं, और अ ई उ के कितने भेद हैं? वो 18 भेद हैं। ठीक है। और ए और आई के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। ओ और औ के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया इस वीडियो में। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और उन विद्यार्थियों को भी शेयर करिएगा जिनके पास ये व्यवस्थाएं पढ़ने की मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। ठीक है।
तो हम मिलते हैं आज यहीं तक मित्रों, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।